हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो एज आई प्रोमिस अर्लियर, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप सभी लोगों को मेरा प्रोग्रेस की जो मैंने आज के दिन में क्या सीखा, व्हाट आई हैव लर्न टुडे, वो मैं आप लोगों को हर एक दिन एक वीडियो के अंदर इंक्लूड करके एक वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। वो चीज मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताई हुई थी कि जिस प्लेलिस्ट के अंदर ये सारे वीडियोस आने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो इस ब्लॉगिंग प्लेलिस्ट के सीरीज का सेकंड वीडियो होने वाला है। और आज के दिन के अंदर मैंने दो दो टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। जिसमें फर्स्ट है सीएसएस, जिसके लिए मैंने दो प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा। यूजर सिलेक्ट, की जो बेसिकली यूज होती है वेबसाइट के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए। और दूसरी प्रॉपर्टी है बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक, जो कि ऑनेस्टली मुझे आज ही पता चला कि अच्छा सीएसएस के अंदर ये चीज भी होती है। मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या चीज होती है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने दो चीज के बारे में मुझे पता चला, जो कि हालांकि ये दोनों चीजें मुझे पहले भी पता थी। नहीं, आर्ग्यूमेंट्स के बारे में मुझे पहले नहीं पता था, वो मुझे ऑनेस्टली जेन्युइनली आज पता चला। हाँ, रेस्ट पैरामीटर के बारे में मुझे ये कॉन्सेप्ट रेस्ट पैरामीटर का मुझे पहले पता था। बट उसमें से कुछ थोड़ी थोड़ी नई बातें मुझे आज पता चली, जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि मुझे क्या चीज पता चली। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सीएसएस की, कैस्केडिंग स्टाइल शीट की, जिसके अंदर पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी यूजर सिलेक्ट। लेट्स गो। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पे एक HTML का बॉयलर टेम्पलेट यहाँ पे बना दिया है। टाइटल रखा है 11 February 2024। आई होप कि आप लोगों को वो दिख रहा होगा। और यहाँ पे टाइटल मैंने एक्चुअली साइड बाय साइड मैंने दो विंडो ओपन कर रखे हैं, कि जिसकी हेल्प से आप लेफ्ट साइड यहाँ पे आप आउटपुट और राइट साइड VS कोड में आप यहाँ पे उसका यहाँ पे कोड देख सकते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई। अब बात करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे मैंने किया क्या है और हम करने क्या वाले हैं बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे एक मैं बॉयलर प्लेट यहाँ पे एक लॉरम लगा देता हूँ, एक जो कि मुझे एटलीस्ट टेक्स्ट मिल जाए। लॉरम 30, मैंने यहाँ पे 30 लिखा, तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा 30। ठीक है, यस, अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं स्टाइलिंग और भी कर सकता हूँ। मैं पीटेक के अंदर मैं विथ ले लूँ समथिंग 300 पिक्सल, हाइट ले लूँ 200 पिक्सल, बॉर्डर ले लूँ 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा, और बैकग्राउंड में ले लूँ समथिंग लोन ग्रीन का, और कलर वाइट, और फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। तो मुझे कुछ अच्छा सा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी कि सब कुछ अच्छा रहे और हमें अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे देखने को मिले। और हाइट को मैं हटा यहाँ से हटा दूंगा, परफेक्ट। और यहाँ पे मैं पैडिंग लगा दूंगा 10 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस भी 10 पिक्सल, परफेक्ट। ओके, ये चीज हो गई। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यूजर सिलेक्ट प्रॉपर्टी करती क्या है, और उससे कौन सी मैं सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात कर रहा था। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, देखिए सिलेक्ट हो रहा है। ये जहां तक भी मैं कर्सर को ले जाऊं क्लिक करते हुए, वो वहां तक सिलेक्ट होगा। और मैं यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा, तो एक कॉपी भी हो जाएगा। लेकिन आपने कुछ कुछ वेबसाइट्स में देखा होगा कि वो कंटेंट यहाँ पे सिलेक्ट करने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं होता है, जो कि इंक्लूडेड होता है उनकी वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशंस और सिक्योरिटी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी में, कि आप वहां पे इस तरीके से टेक्स्ट कॉपी नहीं कर सकते। तो वो चीज हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली जो यूजर सिलेक्ट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट ऑटो। यानी कि आप ये लिखो या ना लिखो, आपके वेबसाइट के आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। बट अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं नन, डेट मीन्स अब आप इसको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। ये हेडिंग को तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने यूजर सिलेक्ट नन प्रॉपर्टी अप्लाई की है पी यानी कि पैराग्राफ टैग में, जो कि यहाँ पे है। ओके,
तो पैराग्राफ टैग में अगर मैं चाहूँ तब जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, सिलेक्ट हो नहीं पा रहा है, तो वो चीज आप इस तरीके से यहाँ पे अचीव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ यूजर सिलेक्ट प्रॉपर्टी एंड द वैल्यू इज नन। ओके, अगर मैं नन के बजाय अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल, यानी कि अब मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्लिक करूंगा तो पूरी की पूरा कंटेंट यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। पहले मुझे क्या करने की जरूरत पड़ती थी, पहले मुझे इस टेक्स्ट को डबल क्लिक करना पड़ता था और जहां तक मैं कर्सर ले जाऊँ वो उतना ही कंटेंट को सिलेक्ट हो पा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ पे कभी भी सिंगल क्लिक करूंगा तब मेरा पूरा का पूरा एरिया में जितना भी कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिकली सारा का सारा कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज हम अचीव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ऑल प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसकी एक दूसरी भी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की, जो बाय डिफॉल्ट बिहेव करती है ऑटो वैल्यू की तरह ही, यानी कि आप ऑटो वैल्यू दो या फिर टेक्स्ट वैल्यू दो, वो बात एक ही रहती है, लेकिन उसमें डिफरेंस है ऑटो और टेक्स्ट वैल्यू में, कि जो कि डिपेंड करते हैं आपकी ब्राउजर की सेटिंग्स पे इन डेप्थ। ठीक है, लेकिन आई होप कि आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा कुछ जानने को मिला होगा। और मैं यहाँ पे अभी ये नन यहाँ पे लिख देता हूँ, अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ये तो बात हो गई हमारी CSS की फर्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि मैंने आज सीखी यूजर सिलेक्ट। दूसरी चीज की जो कि मैंने यहाँ पे सीखी, जो कि मेरे खुद के लिए एक बहुत ही मैजिक सा वर्क कर रहा है, और उस प्रॉपर्टी का नाम आप लोगों को पता चल ही गया होगा, और वो है बॉक्स हाइफन डेकोरेशन हाइफन ब्रिक। चाहिए मैं आप लोगों को वो मैजिक के बारे में दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से ये प्रॉपर्टी को हटा दूंगा, और यहाँ पे मैं विथ और हाइट दोनों को मैं हटा दूंगा। तो मेरा कंटेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। परफेक्ट, ये चीज हो गई। अब देखना मैं एक्चुअली यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरा पैराग्राफ टैग है वहां पे, आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा परफेक्ट। ओके, हाँ अब आप लोगों को दिख रहा है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर बीच बीच में मैं बी आर टैग लगा लूंगा। बी आर टैग क्या काम करता है, बी आर टैग ब्रेक का काम करता है, जिसका फुल फॉर्म में होता है ब्रेक। ठीक है, और यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड भी यहाँ से मिटा दूंगा, और कलर को भी मैं कमेंट कर दूंगा। ये एक चीज हो गई। और यहाँ पे मैं सभी कुछ कुछ जगह पे मैं बी आर टैग यहाँ पे लगा देता हूँ, बी आर बी आर। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे कुछ हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग है, तो पैराग्राफ टैग क्या काम करता है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, यानी कि मैं जितना भी यहाँ पे मैं भले भले मेरा कंटेंट इतना है, लेकिन वो पूरा का पूरा एरिया कवर करेगा। और अगर मैं पी टैग के बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पैन टैग, तो वो क्या काम करता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, पी के बदले स्पैन लिखकर। तो वो सिर्फ इतना ही काम करता है कि जितना कंटेंट है वो सिर्फ उतना ही एरिया कवर करेगा, ना कि फुल एरिया, जो कि पैराग्राफ टैग कवर करता है, क्योंकि वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। और स्पैन टैग वो एक ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे मैं पैडिंग को भी मैं कमेंट कर रहा हूँ फॉर इजीएस्ट केस, ताकि आप लोगों को यहाँ पे देखने में आसानी हो। तब आप लोग यहाँ पे देखोगे जहाँ पे मैंने बी आर टैग लगाया है, तो वहां से मेरा लाइन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। अभी तक मैंने बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया, वो क्या काम करता है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब देखना, मैं यहाँ, तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, तो यहाँ पे ये जो मेरा कर्सर है वहां पे ये देखो, ये मेरा बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट साइड से, और यहाँ पे ये मेरा बॉर्डर एंड हो रहा है। बीच में कहीं भी आपको स्टार्टिंग और बॉर्डर की एंडिंग नहीं दिख रही है, न यहाँ पे, न यहाँ पे, न यहाँ पे, न इस बॉर्डर के एंडिंग में। प्रॉपर्टी आई है बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक, कि जो आपको बेहतर आप लोगों को पता चलेगी तब जब मैं आपको उसका इस्तेमाल यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो अब देखना, अब मैं यहाँ पे
लिखता हूँ बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक और मैं यहाँ पे क्लोन करता हूँ। तो जैसे मैं क्लोन करूंगा तो अभी तक उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक प्रॉपर्टी नई नई आई है और गूगल ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो वो सपोर्ट करे इसके लिए हमें यहाँ पे एक प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा कि जो है हाइफन वेब किट हाइफन, और मैं जैसे ये प्रीफिक्स लगाऊंगा तो देखना यहाँ पे मेरे हर एक लाइन के स्टार्टिंग में और एंडिंग में बॉर्डर आ गया माय डियर फ्रेंड्स, जो कि पहले नहीं आ रहा था। पहले आ रहा था सिर्फ कंटेंट के स्टार्टिंग में और कंटेंट के एंडिंग में, बट अब हर एक लाइन के स्टार्टिंग और एंडिंग में यहाँ पे मुझे यहाँ पे बॉर्डर पूरा पूरा कवर होके दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसके लाइन हाइट बढ़ा दूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले, लाइन हाइट को मैं करता हूँ 20 पिक्सल, और उप्स ये तो और भी डिक्रीज हो गई, 80 पिक्सल कर देता हूँ। परफेक्ट लग रहा है। ओके, और या और मैं यहाँ पे अब मैं पैडिंग को 10 पिक्सल करता हूँ। तो अब देखना, अब अच्छी तरीके से आप लोगों को ये पता चलेगा। और बैकग्राउंड को अब अभी मैं ब्लू वायलेट कर देता हूँ, और अब मैं कलर को व्हाइट करता हूँ। तो देखना कितना अच्छा यहाँ पे ब्यूटीफुल से एक लुक हमें यहाँ पे ये दे रहा है। अगर मैं यही सेम चीज अगर आप लोगों को बनानी होती तो आप लोग क्या करते, हर एक लाइन के लिए पैराग्राफ टैग लेते, हर एक लाइन के लिए आप पैराग्राफ टैग या फिर स्पैन टैग लेते मल्टीपल टाइम्स, और आप इसमें यहाँ पे लिखते। लेकिन उसके बजाय मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ही स्पैन टैग लिया और बीच बीच में बियर टैग लगा दिया, और मेरा जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से कवर हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक का इस्तेमाल किया। उसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है स्लाइस, जो कि आप दो ना दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में यहाँ पे बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे एंडिंग में बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 50 पिक्सल लूँ तब आप लोगों को इसका डिफरेंस क्लियर कट समझ में आएगा। देखो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, बीच में कहीं भी किसी भी लाइन में बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्लोन दे दूँ, ना कि कलर, क्लोन, हाँ यस, क्लोन, तब सब जगह पे इसका बॉर्डर रेडियस देखने को आप लोगों को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। परफेक्ट। ओके, तो ये तो बात हो गई सीएसएस की। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। ऑल राइट, तो सीएसएस की हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी कवर कर दी, यूजर सिलेक्ट प्रॉपर्टी और दूसरी बॉक्स हाइफन डेकोरेशन हाइफन ब्रेक ब्रेक की, जिसको हमने इस्तेमाल किया यूजिंग प्रीफिक्स हाइफन वेबकिट हाइफन के साथ। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट। ये मेरे खुद के लिए एक नई प्रॉपर्टी और मुझे आज पता चला कि अच्छा जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस के साथ ये इस्तेमाल होती है, और इस तरीके से इस्तेमाल होती है कि जो हमारी कोड लिखने की स्पीड को और हमारे एक्यूरेसी को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है। समझा तो मैं आप लोगों को कि इसका मतलब क्या होता है। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई index.js, और फॉर डिबग पर्पस के लिए कि ये वर्क कर रही है, यानी कि ये हमारे HTML फाइल के साथ परफेक्टली मैच हो गई है या फिर नहीं, इसमें यहाँ पे कंसोल लॉग लिख देता हूँ, और ब्राउजर में जाके अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, बट ये फेविगन की एरर है जो कि आनी भी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के साथ जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड नहीं किया। सबसे पहले इसको इंक्लूड कर देता हूँ, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सब्जेक्ट अभी हमारा कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे देखने को मिल गया, यानी कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो मैं जावास्क्रिप्ट फाइल में वापस चला जाता हूँ, और अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ एड नाम का, कि जो कि दो पैरामीटर लेता है, num1 कॉमा num2। और यहाँ पे ये क्या काम करता है, आपको सिंपली कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे करता है num1 प्लस num2। ओके, और यहाँ पे अभी तक कंसोल में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। परफेक्ट, ठीक है।
और यू। ओके। और क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया, अगर मैं जैसे इसको कॉल करूंगा 2, 10 लिख के, तो आपको यहाँ पे 12 देखने को मिल जाएगा। 20 लिखूंगा तो 22 देखने को मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बट ओके, अब मुझे यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग नम लिखना है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ num1 इज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ num1 इज 2, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ num2 इज, मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे फंक्शन में फैच करूँ तो 20 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे यहाँ पे num1 की वैल्यू तो लानी है, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 2। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो मुझे इसकी वैल्यू तो यहाँ पे 2 प्रिंट करवानी है फंक्शन के अंदर। बट num1 का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं num2 का इस्तेमाल होना चाहिए। तो विदाउट num1 वेरिएबल का यूज किए बगैर वगर हम किस तरह से num1 की वैल्यू को फैच कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे आपको लिखना है आर्ग्यूमेंट्स 0। जैसे आप लोगे तो यहाँ पे num1 की वैल्यू आ जाएगी 2, और इसके लिए आपको यहाँ पे num1 और num2 पैरामीटर देने की भी आवश्यकता नहीं है गाइस। विदाउट पैरामीटर्स भी आप उस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे फेच कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स की जो कि आपको यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूँ तो यानी कि 1 इंडेक्स पे की कौन सी वैल्यू, तो यहाँ पे 20 आ जाएगी। अगर 2 लिखूंगा तो मैंने कोई वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं की तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगी। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 तो यहाँ पे आपको 100 देखने को मिल जाएगा। मैं इसको स्ट्रिंग में भी लिख सकता हूँ, अक्ष देसाई, जो कि मेरा नाम अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे अक्ष देसाई देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक आर्ग्यूमेंट्स है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को उसकी लेंथ देखने को बताऊँ तो उसकी टोटल लेंथ 3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने टोटल 3 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास किए हैं, तो उसकी लेंथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और आप उसकी अगर वैल्यूज को आइटरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं फॉर लूप की हेल्प से। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ, और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट। तो आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 220 एंड अक्ष दिशा। ये फेविकन की एरर है, अभी के लिए मैंने यहाँ पे फेविकन नहीं दिया है तो इसकी वजह से ये एरर हमें यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन आप लोगों को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ उसका आई और एलिमेंट, तो यहाँ पे आप लोग को 0 इंडेक्स पे वैल्यू है 2, 1 इंडेक्स पे 20 एंड 7 इंडेक्स पे आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू दिख रही है अक्ष दिशा की, जो कि मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि एरे है, लेकिन एरे नहीं है। एरे की सिर्फ और सिर्फ लेंथ प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स के साथ। लेकिन एक बात याद रखना, आर्ग्यूमेंट्स एक एरे नहीं है। अगर आप एरे की कोई भी प्रॉपर्टी इस आर्ग्यूमेंट्स के साथ यूज करते इंक्लूडिंग पॉप, पुश, रिमूव, तो वो सारी प्रॉपर्टीज इसके साथ वर्क नहीं करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट था आर्ग्यूमेंट्स का कि किस तरीके से हमने जो आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन में पास किए हैं उसको यहाँ पे बिना पैरामीटर डी के किस तरीके से फंक्शन के अंदर उस आर्ग्यूमेंट्स को फैच कर सकते हैं। तो आंसर है आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड की हेल्प से। मैं आप लोगों को एक और भी चीज दिखाता हूँ कि आप आर्ग्यूमेंट से, अगर आप एक आर्ग्यूमेंट्स के अंदर एक फंक्शन आता है कॉली, जो कि आपको पूरा पूरा फंक्शन की बॉडी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, पूरी की पूरी फंक्शन की बॉडी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि फंक्शन का नाम क्या था, पैरामीटर कौन सा है, क्या चीज लिखी हुई है, वो सब कुछ यहाँ पे आप लोग देखने को मिल जाएगा यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स डॉट कॉली मेथड की हेल्प से। तो ये चीज थी जावास्क्रिप्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट के बारे में। अब जो लास्ट चीज मुझे पता चली है आज के दिन के अंदर वो है रेस्ट पैरामीटर। तो उसके बारे में आप लोगों को अब समझाने वाला हूँ। अब जो रेस्ट पैरामीटर है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास किए और 3 पैरामीटर्स ए बी सी
यहाँ पे दिया और कंसोल लॉग में मैं ABC यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को उसकी वैल्यू इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे ए ही पास करूंगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज पास किए एज आर्ग्यूमेंट के तौर पे। और मैं यहाँ पे अगर पैरामीटर की बात करूँ तो मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू ली, वेरिएबल लिखा है ए। और बाकी के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 डॉट, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ जैसे ARGS यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करूँ तो यहाँ पे 2 प्रिंट होके आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे ARGS को मैं प्रिंट करूँ 3 डॉट्स लिख के, तो यहाँ पे ये एरे के तौर पे यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे डॉट ARGS 0 लिखूँ तो यहाँ पे आपको 3 डॉट लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मैं यहाँ पे ARGS लिख के बताता हूँ तो देखना यहाँ पे ये एरे आ जाएगा। यानी कि बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज पास की थी, 2, 20 एंड अक्ष डिसाइड। तो अब मैंने यहाँ पे 2 ही पैरामीटर पास किया, ए एंड ARGS। तो जो फर्स्ट वैल्यू है 2, वो तो ले लेगा वेरिएबल ए, और बाकी रेस्ट जितनी भी वैल्यूज बाकी रहती है वो सारे के सारे वैल्यूज ARGS नामक एरे के अंदर आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे एरे में 2 वैल्यू आई, 20 और अक्ष डिसाइड। अब मैं यहाँ पे ए को भी अगर मिटा दूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ए को भी अगर इरेज कर दूं तो ARGS वेरिएबल एरे में 3 वैल्यूज आ जाएगी कि जो कि मैंने यहाँ पे पास की हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ARGS की, जिसके अंदर आप लोग जितनी भी वैल्यूज को अगर आप चाहो उतना स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एरे। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ, अगर मैं ARGS मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ तो ARGS में सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी, लास्ट अक्ष दिस साइड। ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बी लिखा, तो अगर मैं बी को इरेज कर दूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी और 20 और अक्ष डिसाइड। तो उस तरीके से अगर मैं यहाँ पे बी अगर मैं लास्ट में लिखूँ तो भी यहाँ पे आपको एरर देखने को मिल जाएगी, और वो ये रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट फॉर्मल पैरामीटर। यानी कि जो भी आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करते हो, जो पैरामीटर आप यहाँ पे पास करते हो, उसमें अगर आप रेस्ट पैरामीटर को इन्वॉल्व करना चाहते हो तो वो एट द लास्ट पैरामीटर आपका होना चाहिए। यानी कि उसके बाद कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए, तभी वो पैरामीटर रेस्ट पैरामीटर कंसिडर किया जाएगा। डेट्स इट। तो ये एक यहाँ पे इसका रूल है कि जो रेस्ट पैरामीटर को सभी पैरामीटर से यूनिक बनाता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आएगा। जो कि मैंने आज सीखा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। कोई भी फर्दर मॉडिफिकेशंस या फिर सजेशंस हो देन उसके रिलेटेड फीडबैक आर ऑलवेज अप्रिशिएबल। जो भी अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, मैं उसके पर फोकस करूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ। और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय एंड सीखते रहिए और सिखाते रहिए। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।